हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर, दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट। अब इसमें हम लोग ये करेंगे कि पहले के जो 7 चैप्टर थे हमारे, उसमें हमने ये तो पढ़ लिया कि हमने इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, प्री रिफॉर्म क्या था, पोस्ट रिफॉर्म उसकी क्या हालत हुई, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इस चैप्टर में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को, क्योंकि ये 3 ऐसी कंट्रीज है जो अपने बॉर्डर शेयर करती है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज ऐसी है जो अपने बॉर्डर्स शेयर करती है। तो हम लोग चाइना और पाकिस्तान में भी रिफॉर्म्स के पहले क्या हालत थी और फिर उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे और फिर रिफॉर्म के बाद क्या हालत थी, प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, कि इंडिया में, पाकिस्तान में और चाइना में इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। तो इंडिया का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी वॉज फॉलोड with a significant public sector alongside private enterprise. Ongoing reforms aimed at liberalization and privatization. कि इंडिया में रिफॉर्म्स के पहले हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोलते हैं वो की थी, अडॉप्ट की थी। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके साइड बाय साइड काम कर रहे थे। और ऑन गोइंग रिफॉर्म्स में हमने, हमारा मेन एम था कि लिबरलाइजेशन करना है और प्राइवेटाइजेशन करना है। पाकिस्तान में क्या किया था? सो पाकिस्तान रिपब्लिक विथ अ हिस्ट्री ऑफ मिलिटरिस्ट इन्फ्लुएंस, economy facing challenges related to political instability, external debt, key sector include textile, agriculture and services. तो पाकिस्तान में भी कुछ इतना खास अच्छी हालत नहीं थी। उनकी कंट्री में सबसे मेन दिक्कत थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप लोग हिस्ट्री निकाल के देख लो तो पाकिस्तान में आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी गवर्नमेंट ने अपना जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट नहीं किया है। जो 5 साल का या 7 साल का जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो, वो 5 साल का एक भी गवर्नमेंट ने आज तक कंप्लीट नहीं किया है। वो 5 साल का टाइम कंप्लीट होने के पहले ही हर बार गवर्नमेंट उठ जाती है। अब चाइना की बात करें, सो इट वॉज अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी विथ सिग्निफिकेंट स्टेट कंट्रोल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट का कंट्रोल था। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, नोटेबल फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन। अब गाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस पहले मिल गया था कंपेयर टू चाइना। लेकिन अगर आज हम इन लोगों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री किसी को हम बोलते हैं तो वो तीनों में से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है चाइना। जबकि चाइना को हम लोगों से 2 साल बाद इंडिपेंडेंस मिला था। 5 ईयर्स की 5 ईयर प्लान्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 टू 56, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में फोकस किया था। द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान्स वर्कड अंटिल मार्च 2017। 2017 तक इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स का मॉडल एडॉप्ट किया हुआ था। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे नीति आयोग पे, दैट लेड टू प्लानिंग प्रोसेसेस। फिर हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स का जो मॉडल था वो बंद कर दिया था। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ख़त्म हो रहा था। सो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज 1951 टू 56। तो जहाँ पे हमारा पहला प्लान ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये लोग शुरू कर रहे हैं। सीधी सी बात है, बाप आगे ही रहेगा। फर्स्ट प्लान इन 1956 एम्फसाइजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इन लोगों के पहले प्लान में दे emphasized on industrial growth. Pakistan's 12th 5-year development plan, that is 2018 to 2023, commenced in 2013, aiming for sustainable and inclusive growth amidst economic challenges. और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया था 1953 में, प्रायोरिटाइजिंग हैवी इंडस्ट्री। इनका मेन एम था कि इन लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है। दे वांटेड टू क्रिएट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन देयर कंट्री। करंटली वर्किंग ऑन 14th 5 ईयर प्लान
अगर करंट की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो चाइना में 14th फाइव ईयर प्लान चल रहा है, दैट इज 2021 to 25, which focuses on high quality development, innovation and environmental sustainability. तो ये हो जाता है आपका 5 ईयर प्लान्स। अब हम डेटा को कंपेयर करें तो इंडिया में डेमोक्रेटिक इकोनॉमी है, पाकिस्तान में मिलिट्री है और चाइना में सोशलिस्ट है। इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, पाकिस्तान को भी 1947 में मिली थी, चाइना को 1949 में मिली थी। पहला 5 ईयर प्लान 1951, 1956, 1953। और अगर करंट की बात करें तो इंडिया में करंटली कोई 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा है, हम लोग अभी नीति आयोग की पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है और चाइना में 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है। फिर हम बात करते हैं कि चाइना की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि चाइना में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या क्या चीज़ें की गई थी। सो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आप लोगों को एग्जाम में चाइना नहीं लिखना है, यू नीड टू राइट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद नाम चेंज हो गया था, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑल क्रिटिकल सेक्टर्स, एंटरप्राइजेस एंड लैंड्स वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। जितने भी सेक्टर्स थे, जितने भी एंटरप्राइजेस थे, जितनी भी ज़मीनें थी, सारी की सारी ज़मीनों को मैं एक ही के कंट्रोल के अंदर लेके आ गया था, दैट इज गवर्नमेंट का कंट्रोल। एस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड दे एडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी। 1958 में माओ करके एक इंसान था जिन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन करके कुछ एक शुरू किया था, कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था GLF कैंपेन। यू नीड टू राइट द फुल फॉर्म, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। अब इसके अंदर इनका एम क्या था? इनका एम था टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी। और ये कैसे करने वाले थे? बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर एग्रेरियन स्ट्रक्चर टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वन। एग्रेरियन स्ट्रक्चर से इन लोगों को इंडस्ट्रियलाइज्ड वन पे ट्रांसफॉर्म करना था। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज एंड कम्यून्स। कम्यून्स का मतलब होता है ग्रुप्स। कम्यून्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स। सो द पीपल्स वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज एंड कम्यून्स that were started in rural areas for collective land cultivation. फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ लेके आए थे, that was ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसमें इनका ये कहने का मतलब था कि हमारा जो कल्चर है हमें वही अडॉप्ट करके रखना चाहिए और उसी को आगे लेके जाना चाहिए। तो इस रिजोल्यूशन या रिवॉल्यूशन का जो एम था वो था कि हमें हमारे कल्चर को नहीं भूलना है। सो इन 1965 इनके जितने भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे उन लोगों को कंट्री साइड भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? कंट्री साइड भेजा गया था। किसके लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए। और इसमें इनकी हेल्प कौन कर रहा था? यहाँ पे इनकी हेल्प कर रहा था रशिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डेवलपमेंट में और प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए रशिया इनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन बीच में रशिया का और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से रशिया ने अपने जितने भी ट्रेनिंग करने के लिए जो आदमी आप भेजे थे वो सारे के सारे विड्रॉ कर लिए थे। 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे दैट इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स। कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स। अब 1978 में क्या किया कि जो इन्होंने पहले कम्यून लैंड्स बनाए थे उनको अब फिर से स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को दे दिया। लेकिन यहाँ पे अभी भी द ओनरशिप जो थी वो किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। हाउस होल्ड्स को सिर्फ काम करने के लिए दिया गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन फॉर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अगेन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया था कि वो लोग भी आके प्रोडक्शन करें ताकि स्टेट एंटरप्राइजेस जितनी भी है उन्हें थोड़ा कंपटीशन मिल सके। फिर ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम फॉलो हो रही थी। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम मतलब कि एक ही चीज़ की दो प्राइजेज होगी,
कि फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जो उनको इनपुट और आउटपुट बाय करना है या सेल करना है उसका प्राइस जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करेगा, और अगर बाकी का कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वो मार्केट के प्राइस पे होगा। मार्केट का प्राइस मतलब कि जो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड किया जाता है। सेकेंड चीज़ आई थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि अगर आप उस एरिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको कुछ पर्क्स मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ज़मीन थोड़ी सस्ते दाम पे दी जाएगी, या तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कंसेशन दिया जाएगा। XYZ ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जोन्स में देखने को मिलते हैं। सो एस्टेब्लिश टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू स्पेशल इंसेंटिव्स एंड पॉलिसीज। ये है गाइस कि चाइना के अंदर कुछ मेन की इवेंट्स जो हुए थे। तो 1958 में GLF कैंपेन आया था जिसमें मॉडर्नाइज करने की बात की गई थी। 1965 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन आया था इम्पैक्टिंग एजुकेशन एंड सोसाइटी। 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगेन किए गए थे ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अब अगर हम GLF कैंपेन की बात करें तो माओ ने जो किया था उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही गंदी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी हैवॉक करके। हैवॉक का मतलब होता है कि बहुत ही गंदी सिचुएशन क्रिएट हो, केओस क्रिएट हो गया था। अब क्या हुआ था कि यहाँ पे ड्रॉट आ गया था, अकाल, जिसकी वजह से कितने लोग मारे गए थे? 30 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन लोग मर गए थे क्योंकि उन लोगों को खाना पीना नहीं मिला था। तो इसके अंदर एक ये चीज़ होती है जो आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हम आ जाते हैं पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान में क्या किया था। सो पाकिस्तान में अगेन रेगुलेटेड पॉलिसीज टू फॉस्टर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वाया टैरिफ प्रोटेक्शन एंड इंपोर्ट कंट्रोल्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आगे बोलूँगा नहीं ज़्यादा पाकिस्तान कौन है, तो कॉपी किया। क्या कॉपी किया? इंडिया ने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन निकाला था, ये बोले मैं भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन निकालूंगा, तो इन्होंने भी सब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन निकाला टैरिफ एंड कोटाज लगा के। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगेन द सेम थिंग, सर्ज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रेरियन स्ट्रक्चर। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा। 1970s में कुछ शिफ्ट लेके आए थे ये लोग। पहले नेशनलाइजेशन कर रहे थे ऑफ कैपिटल गुड्स, फिर इन लोगों को पता चला कि नहीं इससे हमारा काम नहीं हो रहा है, तो ये फिर से डीनेशनलाइजेशन पे लेके आ गए। मतलब ये लोग खुद ही फिक्स नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें नेशनलाइजेशन करना है या डीनेशनलाइजेशन करना है, इनको खुद ही कुछ पता नहीं था। फिर ये रहे उसके कुछ की रिफॉर्म्स कि लेट 1950s और 1960s में पॉलिसी के ऊपर इन्होंने कुछ काम किया था फॉर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन एंड इंपोर्ट कंट्रोल्स। अगेन वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट हो गया। अर्ली 1970s में नेशनलाइजेशन करने की बात की गई थी जिससे कि पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ जाता है। फिर लेट 1970s एंड 1980s में ये लोग डीनेशनलाइजेशन पे आ गए थे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर आ सके और फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनको मिला था। कहाँ से? वेस्टर्न नेशन से एंड रेमिटेंसेस। फिर हम बात करें 1988 में, तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया था जो एम कर रहे थे लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी एंड प्रमोटिंग ग्रोथ। ऑलमोस्ट आपको इंडिया से सिमिलर लग रहा होगा क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा ही पार्ट था पहले, पार्टीशन के पहले। सो नथिंग टू से मोर, वरना विवाद हो जाएगा। फिर चाइनाज रिफॉर्म जर्नी कि अब चाइना में क्या हुआ था। सो प्री रिफॉर्म अचीवमेंट्स 1978 में एक्सटर्नल कंपल्जन फोकसिंग ऑन बेसिक हेल्थ सर्विसेज, इक्विटेबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द कम्यून सिस्टम, डिससेटिस्फैक्शन विद माओइज्म, द गवर्नमेंट ग्रू डिससेटिस्फाइड कि भाई ये तो कुछ भी कर रहा है, हमें इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, विथ स्लो पेस ऑफ इकोनॉमी एंड perceived failures of Maoist economic policy based on self-sufficiency and bearing foreign technology। पर कैपिटा आउटपुट जो था
वो इनका 1978 में स्टेगनेंट रहा था, उसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। उसके बाद अगर हम देखें कि चाइना में रिफॉर्म के बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, सो रैपिड ग्रोथ हुआ था। द रिफॉर्म मेजर्स लेड टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विच ईच मेजर इम्प्लीमेंटेड एट अ स्मॉलर लेवल बिफोर लार्ज स्केल एक्सपांशन। Positive factors: development of infrastructure in education, health, land reforms, decentralized planning and small enterprises positively impacted social and income indicators। और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हैंडिंग ओवर लैंड प्लॉट्स टू इंडिविजुअल्स, हम लोगों ने जो पढ़ा कि कम्यून्स प्लॉट जो थे उन लोगों को फिर से स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड करके इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड को दिया गया था। दैट ब्रॉट prosperity and created conditions of rural industrial growth। फिर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान के रिफॉर्म्स में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे। सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सो रिफॉर्म इन पाकिस्तान इनिशिएटेड इन 1988। कब इनिशिएट किया गया था? इट वाज इनिशिएटेड इन 1988, लेड टू अ वर्सनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर टू 1980s। रिफॉर्म लाने के बाद पहले से भी गंदी हालत होने की शुरू हो गई थी। विच डिक्रीज्ड द जीडीपी ग्रोथ, जिसकी वजह से उनका जो जीडीपी का ग्रोथ था वो और कम होते गया। पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर विच हैड डिक्लाइन 25% इन 1980s बिगेन टू राइज अगेन इन 1990s, रिवर्सिंग द अर्लियर प्रोग्रेस। फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था। Reliance on remittances and volatile agricultural exports for foreign exchange earnings created economic instability। और ये सब की वजह से इनकी कंट्री में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी। पाकिस्तान के रिसेंट रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक उन्होंने इम्प्रूव किया है पहले के कंपैरिजन में। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें तो पाकिस्तान हैज़ रिकवर्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ with a GDP growth rate of 5.5% in 2017-18, the highest in a decade, सबसे ज़्यादा। Sectoral growth, while agriculture's growth rate remained unsatisfactory, but industry और service sector में 4.9 से 5.2% का इंक्रीज देखने को मिला था। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें so many macroeconomic indicators begin to show stable and positive trends signaling a potential turnaround। कि बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे HDI हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर हो गया, लिबर्टी इंडिकेटर हो गया, इंडेक्सेस होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है। तो यहाँ पे उन लोगों ने स्टेबल और पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया था कि आगे इसमें पोटेंशियल है कि ये यहाँ से और टर्न हो सकते हैं। फिर आगे हम बात करें डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, या अब यहाँ पे ऊपर जितने भी नाम दिख रहे हैं ना ये सारे यार डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। और जो आपको डेटा दिया हुआ है हमें उसको देख के कंपेयर करना है कि पहले कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। इंडिया चाइना पाकिस्तान इंडिया कुछ भी ले लो। अब अगर मैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर में सबसे पहला पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की बात करूँ तो हम यहाँ पे बात करें 2017-18 की, तो 2017-18 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी थी? सो इट वाज चाइना। उसके बाद कौन सी थी? इंडिया। एंड द लास्ट वाज पाकिस्तान। सो चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन with 1393 million people, followed by India with 1352 million. Pakistan's population is significantly smaller with 212 million people. फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो अगेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है? पाकिस्तान, फिर इंडिया और फिर चाइना। अब चाइना का अचानक से इतना कम क्यों हो गया था? इसका मेन रीज़न था बिकॉज ऑफ देयर वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी जिसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो गया था। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा था एंड सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। फिर अगर हम थर्ड डेमोग्राफिक इंडिकेटर की बात करें तो दैट इज़ डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कि लेट से कि एक एरिया है तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं
पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, दैट इज नोन एज डेंसिटी. So despite being the largest nation geographically, China has the lowest population density due to its low population growth rate. अब चाइना में सबसे कम क्यों थी? क्योंकि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गया था. और उनका जो कंट्री का एरिया है किलोमीटर वाइज देखे जाए तो सबसे लार्जेस्ट था कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही कम है. सो लोएस्ट कौन सी है? चाइना विथ 148. इंडिया में सबसे ज़्यादा है क्योंकि बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और उनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है. और अगर पाकिस्तान की बात करूँ सो इट स्टैंड्स एट 287. फिर हम आ जाते हैं सेक्स रेशियो ट्रेंड्स पे. यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हमें देखनी है कि हम लोग कितने जेंडर बायस थे अगेंस्ट वीमेन, इंडिकेटिंग अ प्रेफरेंस ऑफ सन्स. अब इसके रीज़न मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन रीजंस है. दिस इम्बैलेंस इज़ अ क्रिटिकल डेमोग्राफिक चैलेंजेस. चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से उनका सेक्स रेशियो कम होता जा रहा था, एक्सेप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग कल्चरल प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड. और जबकि वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी थी, इसलिए यहाँ पे भी सब लोग क्या प्रेफर करते थे कि मेल चाइल्ड ही होना चाहिए. अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे हाईएस्ट किसका है? चाइना का. फिर किसका है? पाकिस्तान का. और फिर किसका है? इंडिया का. फिर आ जाते हैं फर्टिलिटी रेट डिस्पैरिटीज पे. Varying fertility rates. The fertility rate measured as the average number of children per woman aged 15 to 45 varies significantly across the three nations. चाइना में सबसे कम था. क्यों? क्योंकि चाइना experienced a low fertility rate influenced by its past population control measures and socio-economic factors. चाइना में सबसे कम इसीलिए था because of their past economic measure that was वन चाइल्ड पॉलिसी. और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्यों था? इन कॉन्ट्रास्ट हैज़ अ वेरी हाई फर्टिलिटी रेट रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन. यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा क्यों था, बिकॉज एक ही घर में 6-7 बच्चे होते हैं. आगे समझ जाओ. फिर हम आ जाते हैं अर्बनाइजेशन पे. अर्बनाइजेशन रेट्स. अर्बनाइजेशन लेवल इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज रिफ्लेक्टिंग द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को हमारी कंट्री डेवलप करनी है, जिससे कि जो अपना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में रहने का वो बढ़ जाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाए. चाइनाज हाईएस्ट अर्बनाइजेशन लीड्स विथ 59% अर्बनाइजेशन, शोकेसिंग इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेरिटरी सेक्टर डेवलपमेंट. चाइना में 59% का अर्बनाइजेशन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना अच्छे से हुआ है और टर्शरी सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो भी कितना अच्छे से हुआ है. पाकिस्तान एंड इंडिया. पाकिस्तान में 37% का अर्बनाइजेशन है और इंडिया में सबसे कम है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज़ की वो बहुत ही कम है कंपेयर टू रूरल एरियाज़. या फिर अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, इसीलिए यहाँ पे अर्बनाइजेशन कम देखने को मिलता है. फिर हम आते हैं जीडीपी ग्रोथ डायनामिक्स. 1980-1990 ओवरव्यू. चाइना अचीव्ड नियर डबल डिजिट ग्रोथ. चाइना में 10.3% से ग्रो हुआ था, जबकि बाकी की जो कंट्रीज थी वो लोग 5% का ग्रोथ मेंटेन करने में फट गई थी उनकी. जीडीपी कंपैरिजन. चाइना's जीडीपी दैट इज पीपीपी इज $22.5 ट्रिलियन. इंडिया की है $9.03 ट्रिलियन, दैट इज 41% ऑफ चाइनाज. एंड पाकिस्तान इज $0.94 ट्रिलियन, दैट इज 11% ऑफ इंडियाज. नो कमेंट्स. 2015-17 अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो पाकिस्तान और चाइना में ग्रोथ रेट जो था वो कम होने लग गया था, लेकिन इंडिया ने
मॉडरेट इंक्रीज किया था क्योंकि उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अब चलना शुरू हो गए थे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। और इसी के साथ हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ख़त्म होता है। मिलते हैं गाइज ये छोटे से ब्रेक के बाद, जिसमें अब आप लोग इंग्लिश करोगे। उसके बाद हम लोग फिर से पूरा इको करेंगे, मैक्रो आईडी का रिवीजन, PYQs सब कुछ करेंगे, लाइव क्लासेस भी होगी शायद से। तो मिलते हैं गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।